हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट 2023 की यूपीएससी के पेपर फर्स्ट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड वे में। इसमें आज हम लगभग 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और आई विल ट्राई कि बहुत जल्द मैं लाइव स्ट्रीम पर एक क्लियर विजुअल के साथ आऊँ, क्योंकि अभी पेज क्लियर नहीं हो रहा है। तो तब तक अभी आप अपलोड वीडियो से काम चलाइए, तो बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीम पर भी आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहले में है झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। दूसरा है कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। तीसरा गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। इसमें हमें बताना कि कितने कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी कोई भी नहीं। तो इसमें पहले में केवल ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही हैं। मतलब झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है, ये गलत है, क्योंकि कृष्णा नदी सीधे मौसमी बुडमेरू और तमिलेरू धाराओं से पोषित होती है, ना कि कोल्लेरू झील से। और तीसरा है गंडक नदी जो कि विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरे के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कुछ पत्तन के नाम दिए गए और किस रूप में वो विख्यात हैं उससे हमें सुमेलित करना है, कौन से सही है कौन से गलत। इसमें कितने युग्म सही सुमेलित है हमें ये देखना है। जैसे पहला है कामराजर पोर्ट, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, जो कि भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है विशाखापत्तनम पोर्ट, जो कि भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन अर्थात कंटेनर पोर्ट है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवंबर सेवा है, ना कि विशाखापत्तनम। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा ऑप्शन बी केवल दो युग्म सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, कितने पर्णपाती हैं? पहला कटहल आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, बी दूसरा महुआ मधुका इंडिका, तीसरा सागौन टेक्टोना ग्रांडिस। तो इसमें कितने पर्णपाती हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तीसरे में भी हमारा ऑप्शन बी है, जो कि महुआ मधुका इंडिका और सागौन टेक्टोना ग्रांडिस ये दोनों पर्णपाती वृक्ष हैं, जबकि कटहल उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ होते हैं। पर्णपाती वृक्ष के कुछ पर्णपाती वृक्ष और जैसे शीशम, हुर्रा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन इत्यादि भी होते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर भी केवल दो हमारा सही है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कितने कथन सही हैं। पहला है चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, बिल्कुल सही। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, गलत है। हम क्वेश्चन को सिर्फ ये नहीं देखेंगे कौन कौन से सही है, हम ये देखेंगे गलत है तो क्यों है, ताकि ये क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए हमें एक व्यू मिल जाए कि अगर वो गलत था तो क्यों था। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये है कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत की उत्पादकता 407 बिलियन मूल्य की है, जबकि चीन की उत्पादकता 1367 बिलियन मूल्य की है, जो कि भारत की उत्पादकता से 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन केवल दो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कक्षभूमि उत्पन्न हुई है? तो समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट मतलब कि समुद्र स्तर में कमी से एक सुविस्तृत कक्षभूमि बनी है, तो कौन सा है?
दैट इज कच्छ का रण, ऑप्शन डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो इल्मेनाइट और रूटाइल, जो कि हम सभी को पता है कि ये टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत होते हैं और इनका उपयोग जैसे एरोस्पेस, मोटर, वाहन, चिकित्सा उद्योग इत्यादि में किया जाता है। और टाइटेनियम जो कि बहुत ही मजबूत और हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है? कोबाल्ट 3/4 लगभग किस देश में उपयोग किया किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है अर्जेंटीना, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा ऑप्शन कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और चौथा ऑप्शन कजाकिस्तान। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है कोबाल्ट के लिए, तो दैट इज कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। कोबाल्ट जो कि स्मार्टफोन, लैपटॉप इत्यादि उपकरण जो बैटरी यूज़ की जाती है, तो बैटरी को बनाने के लिए कोबाल्ट का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है? कॉन्गो बेसिन का कौन सा एक भाग है? तो ऑप्शन ए कैमरून, बी नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान या युगांडा। तो 8 में ए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कैमरून कॉन्गो बेसिन का एक भाग है जो कि मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। और कॉन्गो बेसिन की अगर हम बात करें तो कॉन्गो बेसिन में टोटल 6 देश शामिल हैं, टोटल 6 देश, जिसमें कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य, 5वां इक्वेटोरियल गिनी और 6वां गैबॉन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कितने कथन सही हैं। तो पहला जैसा है, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। ये गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, ये मेन पॉइंट हमारा ये नहीं है कि ये गलत है तो ठीक है, ये गलत है ठीक है, या फिर ये सही है, तो ये जानना जरूरी नहीं, ये जानना जरूरी है कि ये गलत है तो क्यों है। तो मेन पॉइंट हमारा यही होना चाहिए। जैसा पहला ऑप्शन हमारा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है, ये गलत है। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर है, ना कि सह्याद्री के। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा है बिलगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, ये भी गलत, क्योंकि बिलगिरी रंगन ये दक्षिण पश्चिम कर्नाटक, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तीसरा शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं, ये क्यों गलत है? क्योंकि शेषाचलम पहाड़ियाँ तिरुमाला पहाड़ियों का एक भाग है जो आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा क्षेत्र के तिरुपति जिले में मौजूद है। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन गलत है, जिससे कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें कनेक्टिविटी परियोजनाएं देखनी है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये असम में सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और दूसरा ऑप्शन हमारा है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। ये गलत है, क्योंकि जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है ये मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में माई सॉट से जोड़ता है, ना कि चियांग माई से। तीसरा, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में कोलकाता को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, ना कि वाराणसी को। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन डी कोई भी नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कथन 1 है, इसमें हमें विचार करना है कि कौन सा एक सही है। कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, यूरेनियम है फिर भी हम कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर रहे हैं, चलो ठीक है मान लिया। दूसरा है विद्युत उत्पादन के लिए
कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि हम कोयले पर अभी भी बहुत अधिक निर्भर हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड लेवल की बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम यूरेनियम का यूज़ करें और कोयले को हटा दें। और दूसरा है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60%। जी नहीं, विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम का केवल 3 से 5% ही विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त है, जबकि 20% अगर हम यूरेनियम की बात करें तो 20% यूरेनियम अनुसंधान रिएक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 90% हथियार अपग्रेड के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग पहला सही है और दूसरा गलत। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन 1, शिशुधानी स्तनी दैट मीन्स मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्सुपियल हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। और सेकंड है कि शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। और पहला हमारा ऑप्शन था कि प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। अगर भारत में नहीं होते तो होते कहाँ हैं? मार्सुपियल है तो ये ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दूसरा है कि शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये पेड़ से लेकर जंगल के फर्श तक कहीं भी पनप सकते हैं। तो पहला सही है और दूसरा गलत। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति विशेषज्ञ समूह वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, जो कि IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं? निम्न प्राणियों में से कितने रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मालाबार सीवेट और सांबर हिरन। जबकि सिंह, पुच्छी, मकॉक ये दिनचर होते हैं, ना कि रात्रिचर। रात्रिचर ऐसे जीव होते हैं जो सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं और दिन में वे थोड़ा से सुस्त या फिर उन्हें कम दिखाई देता है, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए वैगल डांस करते हैं? दैट इज मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है, यदि उसे बहुत ज़्यादा वाइड एरिया, मतलब किसी भी एरिया में अगर भोजन मिलता है तो वो अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को बताने के लिए वैगल डांस करते हैं, ताकि वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएं और खाद्य पदार्थ उन्हें भी मिले। तो वैगल डांस मधुमक्खियाँ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है कि कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। ये एक टिप है, जैसे कि कुछ सम। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में सम यूज़ किया जाता है तो अधिकतर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है कि वो सही होंगे। मतलब हम एक्यूरेट नहीं कह रहे कि 100% सही होंगे, लेकिन 90+% ये समझ के चलिए कि अधिकतर क्वेश्चन सही ही होते हैं अगर उसमें सम वर्ड लगा है तो। जैसे इसमें है कुछ मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, ये भी सही है। कुछ छत्रकों में मना प्रभावी दैट मीन्स साइको एक्टिव गुण होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ मशरूमों में कीटनाशी गुण होते हैं, ये भी सही है। कुछ मशरूमों में जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं, ये भी सही। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सभी 4 सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय गिलहरियों के बारे में। इसमें पहला है कि वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गिलहरियाँ जो होती हैं वे नीड़ का निर्माण पेड़ या खोखले तनों में करती हैं, ना कि बिल बनाकर। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट, जो गिलहरियों का सबसे फेवरेट फूड होता है,
और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, वे सर्वभक्षी होती हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 2 और 3 सही, जिसके अकॉर्डिंग केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, सही है। इसमें भी देखिए सम वर्ड लगाया। सेकेंड है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्न में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? तो ओरंगुटैन ये एक ऐसा स्पीसीज है जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए लकड़ी का औजार बनाकर कीटों को निकालने के लिए लकड़ियों में से खुरचते हैं, दैट इज ओरंगुटैन। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। इसमें हमें देखना है कि कितने उपयुक्त में से कितनों को बनाने में HFC दैट मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? एरोसॉल, फोम एजेंट, अग्निमंदक और स्नैक लुब्रिकेंट। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी 4 होंगे, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये इन चारों को बनाने में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कथन एक है, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग आधारिक संरचना निवेश न्यासों इनमें ब्याज की आय, लाभांश और किराए की जो आय होती है उन तीनों पर कर लागू है। कर से छूट किसी को भी प्राप्त नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 इसके अधीन इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो नीचे कथन एक गलत है किंतु कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक जैसे, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? ताकि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है उसे मॉडरेट करने के लिए। और कथन 2 है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 2 हमारे दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 22 का सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कथन 1, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो सकता है, दैट इज कार्बन बाजार। कथन 2 है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक किस एक गतिविधि को बंधकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? दैट इज खुला बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन। तो भारतीय रिजर्व बैंक की किस गतिविधि को बंधकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है? खुला बाजार कार्यवाही के संचालन को। अगर हम बंधकरण की बात करें तो केंद्रीय बैंक के द्वारा घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर अपने विदेशी मुद्रा संचालन के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए एक कार्यवाही है। वहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय बैंक तरलता प्रभावित के लिए खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने या बेचने का कार्य है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन।
इसमें है कि पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट, कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार। तो इसमें से हमारा सरकारी बॉन्ड बाजार और नेक्स्ट स्टॉक बाजार, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। और ऑप्शन दूसरा और तीसरा गलत है, जैसा कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट ये दो के दोनों अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक जैसे कॉल मनी मार्केट रातों रात के लिए दी जाता है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो सिर्फ 24 घंटों के लिए। तो ऐसे कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट कार्य करते हैं जो अल्पकालिक होते हैं। वहीं सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक बाजार जो कि पूंजी बाजार के रूप में कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम आज के अपने पार्ट 1 के 2023 के पेपर फर्स्ट के पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। एंड आई विल सपोज कि सेशन बहुत ही अच्छा लगे आप लोगों को। और साथ में प्लीज़ कमेंट में ये बताइएगा कि क्वेश्चन विजिबिलिटी सही है या नहीं, और यदि कोई गलती है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि उसे किस तरीके से और अच्छा बनाएं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।